कहाँ बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की? पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पर और कौन से साइड पर बनेगी? सीधा मिरर वाला फॉर्मूला यूज करें। यू कितना रखेंगे यहाँ पर, फोकल लेंथ कितनी रखेंगे और देन वी निकालना है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलो, इधर ऑब्जेक्ट रखा जाए अगर, कौन से डिस्टेंस पॉजिटिव, कौन सा साइड पॉजिटिव डिस्टेंस का होगा इसमें? पॉलिश्ड साइड। मतलब मिरर के राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव है, मिरर की लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव है। तो पोल से अगर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो पोल से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है बट नेगेटिव साइड, सो यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का कल बता चुके हैं कि नेगेटिव ही रहता है, नेगेटिव ही रहता है, और वो r/2 होगा, फोकल लेंथ r/2, तो 10 सेंटीमीटर ऑलवेज नेगेटिव। बाकी मिरर वाला फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करके दे दीजिए, 1/v + 1/u एंड इक्वल्स टू 1/f। कैलकुलेट कर लेते हैं v कितना आएगा। तो जल्दी बता दो क्या आएगा कैलकुलेशन के बाद v की वैल्यू। -15। यस सर। -15, तो माइनस का साइन का मतलब यहाँ पर रियल कल इमेज डिस्कस, वही सेम Real साइड ऑफ image। द ऑब्जेक्ट बनेगा। एक तो माइनस का मतलब रियल भी है, माइनस आ रहा है इसका मतलब रियल इमेज बन रही है, और दूसरा माइनस का मतलब ये है कि पोल के लेफ्ट साइड इमेज बनेगी, बिकॉज इधर के साइड नेगेटिव है। तो पोल से 15 सेंटीमीटर लेफ्ट तरफ आप यहाँ कहीं पर उसकी इमेज दिखा सकते हो, जिसको रियल बोलोगे। इमेज रियल बन रही है 15 सेंटीमीटर पोल से लेफ्ट साइड पर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखो। रेडियस 20 फिर से बट ऑब्जेक्ट इस बार रखा जा रहा है सपोज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। जल्दी से इसका भी आंसर बताओ क्या आएगा वी। ओनली चेंज दैट की यू की वैल्यू -30 की बजाय -5 ले लेंगे। u इज -5, फोकल लेंथ इज स्टिल -10, v अभी भी निकालोगे सेम फॉर्मूला यूज करके। बताओ बताओ जल्दी, थोड़ा सा करो स्क्वायर। सर +20/3 आएगा। 20/3। प्लस में +20/3 मतलब कि पॉजिटिव साइड पर बनेगी, मिरर के, मिरर का पॉजिटिव साइड राइट तरफ है, तो यानी राइट साइड पर इमेज दिखाओगे, 20/3 डिस्टेंस होगा उसका। और क्योंकि v प्लस में आ रहा है इसका मतलब वर्चुअल इमेज कहेंगे इसको। जहाँ v नेगेटिव आएगा वहां पर रियल इमेज बोलोगे, जहाँ v पॉजिटिव आ रहा है वहां पर वर्चुअल इमेज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नहीं जी बोलो जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो शायद 10 आ रहा है। मेरा सर 10 आ रहा है, सर +10। 10 Yes, sir, 10 मेरा भी आ रहा है। तो मेरे प्लस में ही आ रहा होगा, +10। यस सर। किसी ने कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी। सर वही बोल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ से 20/3। सर पर या तो 20/3 सबको कहीं से डर लग ही नहीं लगने रहा था। लगता। अरे इसमें क्या डर है, तो बहुत मतलब ये क्लास 10 पे नहीं नहीं तभी थी। सर उसने 20/3 बता दिया ना, तो समझ ही में नहीं आ रहा था क्या हाँ कर सर, दिया। कोई एक बात दो नहीं, लोगों ने बोल दिया तो लगा कोई गलत बात कर दी। नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो मैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं टाइम सेव करने के लिए ना डिस्टेंस तो नहीं रखता हूँ एंड सपोज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ 1 मिलीमीटर साइज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ 1 मिलीमीटर साइज है, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और इमेज का साइज क्या होगा, ये सब निकालना हो। तो क्विकली फटाफट चलिए, यू की वैल्यू यहाँ -30 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सेम डेटा है, फोकल लेंथ इज -10, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, तो डेटा सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। वी का आंसर अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, -15 आ रहा था।
और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था उसके लिए कहा गया था मैग्निफिकेशन इन द मिरर्स इज माइनस टाइम्स वी अपॉन यू। कल ये सब डिस्कस कर चुके थे ना, मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ वी बाई यू। तो इट इज माइनस वी की वैल्यू -15 और यू की वैल्यू -30, कुल मिलाकर के मैग्निफिकेशन -12। तो मैग्निफिकेशन का जो नेगेटिव साइन है, मैग्निफिकेशन के अंदर जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब तो हुआ इन्वर्टेड इमेज। वी में जो माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब हुआ रियल इमेज। और मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है 1/2, ये इमेज का साइज बताएगा रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट से 1/2 ऑब्जेक्ट का हाफ Diminished साइज हाफ हो गया है 0.5 mm। तो डिमिनिश्ड इन्वर्टेड रियल और वी 15 आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस मतलब मिरर की लेफ्ट साइड पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, और इसका हाफ यानी कि 0.5 मिलीमीटर का इमेज है। कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें, क्योंकि ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है। यस सर, क्लियर। Yes, sir. अच्छा, इन केस मैग्निफिकेशन प्लस में आता तो, जैसे किसी न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन मान लीजिए प्लस में आ जाए, Correct. तो सर ऊपर ही बनते। इमेज बनेगी, मतलब वो हाँ एक्सेस के ऊपर ही बना देते हैं इमेज को। तो ये तो बहुत ही स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। थोड़े से और इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं अगर मान लो, तो ग्लास स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन जैसे प्लेन मिरर में किया था वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास स्लैब यूज करें, मिरर एंड देन कोई ऑब्जेक्ट रखें यहाँ पर। सो ये डिस्टेंस हम 31 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं इंटेंशनली। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, रेडियस ऑफ मिरर आर इज 20 सेंटीमीटर। इसमें बताइए इमेज कहाँ पर बनेगी? तो कल वाले एग्जांपल जो प्लेन मिरर था उससे समझोगे तो ग्लास स्लैब का रोल समझ में आएगा कि ग्लास स्लैब की वजह से क्या होने वाला है यहाँ पर। बता रहे अभी, जैसे ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे स्टार्ट हो टुवर्ड्स मिरर, तो ये सेम पाथ पर तो जाएगा नहीं, जिस पाथ से जा रहा था वो सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, उससे कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। और अगर रिकॉल करेंगे तो ये जो लेटरली डिस्प्लेस वाली रे होगी, इसको बैक साइड एक्सटेंड करने पर जो नया पॉइंट मिलेगा आपको, ओ डैश पॉइंट कहते हैं। तो ये कैलकुलेशन कर चुके हैं कि ओ से ओ डैश तक का जो डिस्टेंस आएगा ये वाला 1 सेंटीमीटर, वो उस वाले फॉर्मूले से आता है, t × 1 - 1/n वाले फॉर्मूले से। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे यहाँ पर और दिस मिरर, क्योंकि मिरर के ऊपर ये वाली रे इंसिडेंट हो रही है, तो जो रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसका पॉइंट ओ डैश, तो ओ डैश को ऑब्जेक्ट मानेंगे फॉर दिस मिरर, और मिरर से ओ डैश तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। और मिरर से ओ डैश तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, माइनस बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। कॉनकेव मिरर है, अगेन फोकल लेंथ रेडियस का हाफ, बट कॉनकेव है इसलिए माइनस। एंड एक बार फिर से v सॉल्व कर लेते हैं इसकी, तो उतना ही आएगा, फिर से 15 आएगा v -15 1/v + 1/u = 1/f वाले फॉर्मूले में जब एंटर करोगे तो इससे v की वैल्यू -15 आएगी। -15 का मतलब ये हुआ कि मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगी तो माइनस साइन का मतलब मिरर की लेफ्ट साइड पर इमेज बनेगी,
और इमेज का डेफिनेशन था कि रिफ्लेक्शन वाली रे, रिफ्लेक्टेड वाली रे जहां पर इंटरसेक्ट होगी, वो मीनिंग था उसका। यानी कि इस मिरर से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट 15 सेंटीमीटर पे होगा। बट क्योंकि इस ये रे एक बार फिर स्लैब को क्रॉस करेगी अगेन, तो इसे हम I1 नाम देंगे। ये इमेज पॉइंट नहीं होगा क्योंकि अभी रे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रे एक बार फिर आगे दिखाओगे ऐसे ही, फिर से ये रे आगे जाएगी ग्लास स्लैब में और ग्लास स्लैब उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको, तो ये वाली रे एक बार और लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी और अगेन बाय द लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल रे आएगी उसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये फाइनल वाली रे आफ्टर एक्सटेंशन जिस पॉइंट पर कट करेगी इसको हम अपना फाइनल इमेज कैपिटल आई कहेंगे, जो I1 के रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड होगा। यानी कि आंसर ये दोगे कि फाइनल इमेज जो बन रही है, दिस पॉइंट कैपिटल आई इज द फाइनल इमेज, तो आंसर हमारा ये होगा कि फाइनल इमेज मिरर से 16 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पर। 15 आंसर नहीं होगा ये। ऐसे ही कल प्लेन मिरर में भी हुआ था कि शिफ्टिंग 2 बार दिखानी पड़ती है। मिरर और ग्लास स्लैब के केसेस में एक बार इंसिडेंट रे के टाइम पर शिफ्टिंग होनी है और एक बार रिफ्लेक्शन के बाद फिर वही काम होना है। So final answer will be that image at 16 सेंटीमीटर from the pole लेफ्ट साइड पर, पोल के लेफ्ट साइड 16 सेंटीमीटर पर इमेज बनी। ठीक है, Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. ओके जी। स्लैब वाले केसेस में ये दूसरी बार की शिफ्टिंग का जरूर ध्यान रखना, वरना ज्यादातर लोगों को इसको भूल जाते हैं। पहली बार वाली तो कर देते हैं, फर्स्ट टाइम वाली शिफ्टिंग दिखाते हैं, दूसरी टाइम वाली भूल जाते हैं। और इसको और थोड़ा सा अब अपडेट करोगे इसको, जैसे ये तो हमने सिंगल स्लैब का एग्जांपल लिया है, इसको थोड़ा सा और अपडेट करें अगर मान लो। एक सेकंड बता, डायग्राम बना रहा। जैसे ये केस हो और इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स लगाएंगे। इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, इस वाली स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मिडिल वाली स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, राइट वाले का फिर से 3/2 और इधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस 4/3। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है हमने लेफ्ट वाली स्लैब से 20 सेंटीमीटर पर, ये डिस्टेंस आपका 20। थिकनेसेस में ये थिकनेस गिवन है 45 सेंटीमीटर की, मिडिल स्लैब की थिकनेस 24 सेंटीमीटर की, राइट वाले स्लैब की थिकनेस 54 सेंटीमीटर, और ये पोल से जो डिस्टेंस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर का दिया है। And the radius of curvature of this mirror is given as 150 centimeter. चलिए, तो इसमें बताना है फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। स्लैब्स वाला लेक्चर एक बार रिव्यू करिए, कंपोजिट स्लैब के टाइम पर कुछ थ्योरी बनी थी। स्लैब की जो शिफ्टिंग का फॉर्मूला था
स्लैब की वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद जो उसकी लीनियर शिफ्टिंग का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अगर याद करें तो n number of slabs है। सिंगल वाले के लिए फॉर्मूला ये था, थिकनेस इनटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। स्लैब वाले नोट्स को देखोगे तो ये मिल जाएगा। और इसमें कहा गया था कि जब कई सारी स्लैब आती है तो यही चीज हम रिपीट करते रहते हैं, मतलब सुपर पोजिशन टाइप का लगा देते हैं। तो जो हमारी स्लैब नंबर 1 है, स्लैब नंबर 2 है और स्लैब नंबर 3, टोटल शिफ्टिंग जो निकालेंगे, नेट शिफ्टिंग जो निकालोगे वो आएगा स्लैब नंबर 1 के टाइम पर जब जाएंगे तो थिकनेस टी 45 1 माइनस। अच्छा, इसमें एक डिस्कशन भी हुआ था कि सराउंडिंग कौन सा रखना होता है इसमें में, जब कई सारे स्लैब्स होते पूरे हैं कंपोजिट स्लैब को पूरे सराउंडिंग होगा। कॉम्पोजिट सिस्टम की। स्लैब की सराउंडिंग होते हैं। हाँ, तो ये जो स्लैब्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तीनों स्लैब्स का कॉम्बिनेशन, इसकी सराउंडिंग रखेंगे 4/3 वाली। 4/3। तो यहाँ पर 4/3 और डिनोमिनेटर में उस स्लैब का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 3/2 है, प्लस जब मिडिल वाले स्लैब की बात करेंगे तो थिकनेस टी फॉर दैट मिडिल स्लैब 24 1 माइनस। नाउ सराउंडिंग ऑफ मिडिल स्लैब, बट सराउंडिंग ऑफ मिडिल स्लैब ये वाला नहीं रखना हमको। मिडिल स्लैब का भी सराउंडिंग का मतलब ओवरऑल सराउंडिंग यानी कि 4/3 एंड डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, प्लस तीसरे वाले स्लैब के लिए भी यही वाला फॉर्मूला। तो प्लस तीसरा वाला स्लैब हो गया 54 इंटू 1 माइनस, अगेन यहाँ 4/3 और डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे जरा चेक करते हैं कि ये टोटल वैल्यू क्या बनेगी, मतलब टोटल शिफ्टिंग कितनी आएगी। बस 3 आ रही है क्या? टोटल कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। 3 आ रहा है। प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है ना? यस सर, +3 आ रहा है। यस सर। तो अब इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकालना चाहें कि इससे क्या मतलब हमारे सामने आया कि +3 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग है। इस चीज का मतलब रे डायग्राम्स में अगर समझना चाहें कि ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे स्टार्ट हुई, तो अगर तो ये स्लैब ना होते, अगर ये स्लैब्स ना होती तो ये पूरी रे एज इट इज मिरर के ऊपर जाती एज इट इज, बट स्लैब्स की वजह से 3 पॉजिटिव सेंटीमीटर शिफ्टिंग आगे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। पॉजिटिव मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द 3 स्लैब्स, उस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से रे जब मिरर पर स्ट्राइक करेगी और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद वाली रे को जब बैक साइड एक्सटेंड करेगी, तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद वाली रे जब बैक साइड एक्सटेंड होगी तो यहाँ पर कोई पॉइंट ओ डैश जनरेट होगा जिसको मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, और ओ से ओ डैश ये आपका 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है। और डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से मिरर के ऊपर तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद वाली रे जाएगी, तो मिरर के ऊपर जब लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद ये वाली रे जाएगी तो इस रे के करस्पॉन्डिंगली ऑब्जेक्ट हम ओ डैश पॉइंट को कह रहे हैं। वो कितने डिस्टेंस पर है इस मिरर से? पॉइंट ओ डैश का मिरर के पोल से डिस्टेंस अगर देखिए 7 टोटल ये दिया है 10 + 54 + 24 + 45 + 20 और उसमें से 3 लेस कर देंगे, तो पी से ओ डैश तक का डिस्टेंस जो कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितना आ रहा है वो?
तो 150 150. 150 आ रहा है यू, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से -150। अब ये एक जस्ट इत्तेफाक हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये जो 150 आ रहा है मतलब पॉइंट ओ डैश जो है वो मिरर के पोल से 150 सेंटीमीटर पे है और रेडियस भी इसकी 150 है। तो कोइंसिडेंटली रेडियस की वैल्यू और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो रही है, जिसका मतलब ये कह सकते हो कि ओ डैश जो है वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, और अगर ओ डैश इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो ये जो लाइन बन रही है, ये जो रे दिख रही है, ये रे इस मिरर के लिए नॉर्मल रे, परपेंडिकुलर रे होगी। अ लाइन कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस मिरर, मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ ही। और जब ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये रे वापस इसी पाथ पर रिटर्न करेगी, सेम पाथ पर रिट्रेस कराएंगे इसको, और जब ये सेम पाथ पर रिट्रेस करेगी तो इन स्लैब्स को क्रॉस करने के बाद जो सेकंड टाइम लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका, जब यहां पर रिट्रेस करेंगे तो इन स्लैब्स को क्रॉस करने के बाद फाइनल भी रिट्रेस करेंगे, और फाइनली रिट्रेस करने के बाद रे वापस पॉइंट ओ पे ही चली जाएगी, और इसी को हम अपना फाइनल इमेज कहेंगे। एंड दैट मीन्स कि आंसर ये बोलोगे कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाएगा यहाँ पर। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि जब भी कोई लाइट अपने पाथ पर रिटर्न होती है, कोई भी लाइट रे अगर अपने पाथ पर रिटर्न होगी तो वो पूरा पूरा पाथ रिट्रेस करेगी। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करके जिस पाथ के थ्रू रे मिरर पर फॉल की थी, अगर उस पर रिटर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो पॉइंट ओ से मिरर तक जाने का पाथ और मिरर से लौटने वाला पाथ, पूरा पूरा पाथ रिवर्सिबिलिटी हो जाएगी, रिपीट कर दोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करेगी। होगा क्लियर? Yes. बस एक बात हमेशा भूलना नहीं है कि स्लैब के केस में डबल शिफ्टिंग दिखानी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिफ्लेक्शन के बाद भी। हटा दे? Yes. नहीं, ठीक। प्रॉब्लम 5 में अगर हम कोई 2D ऑब्जेक्ट लें, सपोज एक रेक्टेंगुलर टाइप का ऑब्जेक्ट लें, ये बी लेंथ है, ये एल लेंथ है ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री का, और मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर यूं कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और डिस्टेंस गिवन है, सपोज दैट ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर का, या मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लें यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 कर ले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है 40 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना आपको ये है कि जो इमेज बनेगी वो पहली बात तो रेक्टेंगुलर ही बनेगी या फिर वो किसी और ज्योमेट्री की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री का है और ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो भी ज्योमेट्रिकली ऐसी ही बनेगी या उसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी। एंड देन उसके बाद ये पता लगा रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो एरिया होगा और इमेज का जो एरिया है उनमें रेशियो क्या बन रहा है, इमेज का एरिया ऑब्जेक्ट के एरिया से कितने टाइम्स लार्जर होगा।
तो इसमें जब ऑब्जेक्ट का प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट की जितनी भी डायमेंशंस हैं, चाहे एल वाली डायमेंशन की बात करें चाहे बी वाली डायमेंशन की बात कर ले, इंडिविजुअली ये वाली डायमेंशन एल डायमेंशन और इंडिविजुअली सेकंड बी डायमेंशन, ये दोनों डायमेंशन से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और कल इस टाइप के ऑब्जेक्ट को कहा गया था कि ये जो ओरिएंटेशन बनती है ये ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Yes. और जितने ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट का मतलब जितनी भी डायमेंशन, ऑब्जेक्ट की जितनी भी डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उन सब का मैग्निफिकेशन अमाउंट सेम रहेगा। मतलब कि अगर एल वाले डायमेंशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की अगर इमेज मान लेते हैं कि 2 टाइम्स लार्जर बनती है, सपोज दैट इसकी इमेज 2 टाइम्स लार्जर इमेज बनेगी, तो दूसरे डायमेंशंस की इमेज भी उतनी ही टाइम्स लार्जर बनेगी। जितनी भी डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है उन सब में मैग्निफिकेशन सेम अमाउंट का है। तो अगर हम इसकी सारी डायमेंशंस को सेम रेशियो में बढ़ाएं या सेम रेशियो में कम करें, एक रेक्टेंगल की जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको अगर सिमिलर रेशियो से इंक्रीज किया जाए या सिमिलर रेशियो से डिक्रीज किया जाए, तो जो अगला फिगर बनेगा वो भी रेक्टेंगल बनेगा। लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों को अगर आप डबल डबल कर दोगे तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो भी फिर से रेक्टेंगल ही बनेगी, सिमिलर रेक्टेंगल बनेगा, बस उसका पेरीमीटर और उसका एरिया डिफरेंट आएगा। अब ऐसे में क्या करेंगे, सपोज ये ए बी नाम देते हैं इसको, अगर ए बी सी डी ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो अब मिरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर वाले फॉर्मूले से पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और फोकल लेंथ एफ की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन -30, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज -1/2 ऑफ रेडियस, और मिरर वाले फॉर्मूले से इसका v कैलकुलेट करेंगे। तो 1/v एंड प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v कितना आ रहा है? -60. -60. v -60 माइनस मतलब तो रियल इमेज हो गई, दिस माइनस मतलब रियल, एंड ऑल्सो इट मीन्स दैट इमेज इज लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। साथ में मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला था वो कैलकुलेट करेंगे, मैग्निफिकेशन इज -v/u, -v इज -60 एंड u की वैल्यू -30, जो कि आपको -2 का मैग्निफिकेशन दे रहा है। -2 का Yes. मैग्निफिकेशन मतलब कि Inverted इन्वर्टेड इमेज, image. ओरिजिनल से बड़ा होगा कि इन्वर्टेड? Inverted and रियल enlarged. v की नेगेटिव साइन रियल और m की नेगेटिव साइन इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड 2 टाइम्स लार्जर और 60 सेंटीमीटर पोल के लेफ्ट साइड पर। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगल के ही फॉर्म में, क्योंकि जितनी डायमेंशंस हैं वो सारी डायमेंशंस सिमिलर रेशियो 2 से मैग्नीफाई हो जाएंगी। तो फाइनली आप क्या करोगे, पोल से 60 सेंटीमीटर बैक साइड पर एक और रेक्टेंगल दिखाएं जो इस ओरिजिनल रेक्टेंगल की इमेज बनेगी। बट वो सेकंड रेक्टेंगल जिसको आप इमेज वाला बोलते हो, इमेज रेक्टेंगल की दोनों डायमेंशंस ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल से डबल साइज की होगी। यानी कि अगर ये एल डायमेंशन थी तो इमेज में ये 2l डायमेंशन होगी, और अगर ये बी डायमेंशन है तो इमेज में ये भी 2b डायमेंशन। ये सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैग्निफिकेशन का, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसी को बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा केस बन रहा है कि दोनों डायमेंशन डबल हो रही हैं, तो क्लियरली एरिया ऑफ इमेज अपॉन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स, मतलब m² बोल सकते हैं इसको। जितना मैग्निफिकेशन आएगा उसके स्क्वायर के टाइम्स पर एरिया का रेशियो बनेगा। और ये किसी भी ज्योमेट्री के लिए ट्रू है, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री के अलावा ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, सर्कुलर ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट हो, ओनली कंडीशन इज दैट प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद ये इमेज वाला रेक्टेंगल 60 सेंटीमीटर पे है,
पोल और इस रेक्टेंगल के बीच में ये डिस्टेंस हमारा 60 सेंटीमीटर का होगा। अब इन्वर्टेड का मतलब समझना है, इसमें इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इसका मतलब ए और बी पॉइंट्स कहाँ पर दिखेंगे। जो इमेज रेक्टेंगल है उसमें ए की इमेज कहाँ पर दिखाई जाएगी, पॉइंट ए की इमेज नीचे। नीचे। ओके, तो पॉइंट ए की इमेज नीचे दिखाएंगे, मतलब ए वाले की इमेज यहाँ, ये वाला वर्टेक्स ए का इमेज होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर दिखेगी उसकी इमेज। यस सर। तो इन्वर्टेड में खाली ऊपर नीचे ही होंगे क्या ये? क्या सिर्फ यही डायमेंशन की इन्वर्टेड इमेज बनेगी या फिर इसे बी डायमेंशन की भी इन्वर्टेड इमेज बननी है? भाई प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों डायमेंशंस में इन्वर्जन आना है, दोनों डायमेंशंस में। सर वो भी ए पलटेगी। बी का भी होगा। तो मतलब टॉप विल कम टू द बॉटम एंड बॉटम विल बी एट द टॉप। टॉप और बॉटम का इन्वर्जन होगा। और ये जो लेफ्ट राइट टाइप की चीजें हैं इधर वाली, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के इधर की साइड और प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड पर, ये दोनों साइड्स भी इन्वर्ट हो जाएगी। अब बताइए पॉइंट ए का इमेज जब दिखाओगे मतलब डायगोनल हो 50 पे जाएगा जब होगा C नीचे पॉइंट, और हाँ सी की जगह पे। यहाँ पर इन्वर्जन दो तरीके से होगा, एक तो ऊपर से नीचे भी आना है और लेफ्ट राइट इन्वर्जन भी होगा। यहाँ कहीं पर जाकर के पॉइंट ए की इमेज ए डैश करेगी। सिमिलरली बी की इमेज जो दिखाओगे, बी विल कम टू द बॉटम डी एंड की उसके बाद जगह फिर से पे। इधर भी इन्वर्जन दिखाएंगे इसका, तो यहाँ पर बी डैश होगा एंड दिस वे ए डैश, बी डैश, सी डैश और ये डी डैश करके होगा। इस तरीके की इमेजेस बनेंगी इसमें। ये इस माइनस मैग्निफिकेशन का मतलब है, इन्वर्जन का मतलब। ठीक है, यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हुआ जब ऑब्जेक्ट का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उस कंडीशन में इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता तब भी हम यही काम करते हैं। मतलब अगर यही ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल की बजाय हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क टाइप की चीज रखी गई, तो जिस ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट होगा उसी ज्योमेट्री की इमेज भी आएगी। अगर ऑब्जेक्ट का प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट की जैसी ज्योमेट्री होगी उसी ज्योमेट्री का, मतलब कि अगर मान लें कि इस ऑब्जेक्ट एक डिस्क के फॉर्म में है और रेडियस ऑफ डिस्क फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर है, तो जिस ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट रखा है उसी ज्योमेट्री की इमेज भी बनाओ। सर्कुलर ऑब्जेक्ट की सर्कुलर इमेज बनेगी। और मैग्निफिकेशन 2 आने का मतलब ये होगा कि इसकी जो रेडियस है वो 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, यानी यहाँ पर रेडियस ऑफ इमेज विल बी 4 मिलीमीटर। एंड तो ये रिलेशन तो यहाँ पर भी होल्ड करेगा कि जो एरिया का रेशियो बनेगा वो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे तो इसका एरिया पाई आर डैश स्क्वायर से निकालेंगे। और वो इन्वर्जन इफेक्ट इसमें भी दिखाओगे, सिमिलर तरीके से इन्वर्जन इफेक्ट इसमें दिखाएंगे। अगर हम इसके दो डायमीटर्स बनाए परपेंडिकुलरली, दो डायमीटर्स ड्रॉ कर देते हैं, D1 एंड D1 डैश कर देते हैं और D2 या D1 D2 D3 D4, तो इन्वर्जन में मतलब कि जितनी भी डायमीटर्स हैं वो इन्वर्ट करनी होंगी आपको। बताएंगे टॉप साइड कौन सा पॉइंट की इमेज है यहाँ पर, ये पॉइंट D2 D2 डैश। टू। D2, इधर D1, 1 इधर D3, इधर D D4। इस तरीके के इन्वर्जन इफेक्ट्स आएंगे। पॉइंट ये है कि ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल सेम, ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्री ऑफ इमेज सेम आएगी। और ये रेशियो, एरिया का रेशियो हमेशा m स्क्वायर बनेगा इन उन सभी केसेस में जिन केसेस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट की प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये सब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के केसेस है। नाउ
अगर ऐसा कोई केस होता दैट ऑब्जेक्ट का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस की ही प्लेन में होता, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस उस ऑब्जेक्ट की प्लेन में ही है। फॉर एग्जाम्पल हम रेक्टेंगल तो रख रहे हैं, बट रेक्टेंगल इस तरीके से रखें, अगर प्रिंसिपल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ दैट रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर जो भी जिस भी ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट है, एंड सपोज दिस साइड लेंथ आर 10 सेंटीमीटर, ये साइड लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का फिगर मानते हैं, 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ का स्क्वायर रखा जाए, और राइट साइड पॉइंट पोल से 30 सेंटीमीटर पर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 60 सेंटीमीटर, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो अब इसकी इमेज बनानी है, सपोज ये ABCD एक स्क्वायर है, इसकी इमेज इस मिरर में ड्रॉ करनी है। बट ये सब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के केसेस नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कुछ डायमेंशन तो प्रिंसिपल दो एक्सिस के साइड्स तो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, हाँ, और कुछ डायमेंशन लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनली है। ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल साइड्स कही जाएंगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लॉन्गिट्यूडनल साइड्स हैं, और ये दोनों ट्रांसवर्स साइड्स हैं। और जो दो ट्रांसवर्स साइड्स हैं उनके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अलग अलग है। दोनों ट्रांसवर्स साइड सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे नहीं है, मतलब उनका मिरर से डिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें पूरी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, और हमें चारों साइड्स के लिए इंडिविजुअल मेहनत करनी है। अब इन चारों साइड्स के लिए इंडिविजुअली इस तरीके से चलेगी फॉर ऑल द 4 साइड्स। जैसे कि सबसे पहले फॉर द साइड दिस परपेंडिकुलर साइड BC, ये ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट है, ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U की वैल्यू -30 है, फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज माइनस ऑफ R/2। सॉल्व करके देखते हैं इसका V कितना आ रहा है और M कितना आ रहा है। थोड़ा जल्दी से बताएं V की वैल्यू फिर से। सर -30। अब -30 कैसे आ जाएगा? U -30 है, तो -15 ही है। -15 V -15 आ रहा है, एंड देन मैग्निफिकेशन विच इज माइनस टाइम्स V अपॉन U -12 -12 -1/2। अब इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। V -15 और मैग्निफिकेशन -12 का मतलब इन्वर्टर छोटी। छोटी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और 15 सेंटीमीटर पहले। तो अगर अपने इसको रे डायग्राम में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, मतलब इस फिगर में इसको ऐड करना चाहें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो BC वाली साइड है उसकी इमेज पोल से 15 सेंटीमीटर पे होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि B वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला जाएगा। दिस इज B', C', इमेज ऑफ दिस BC, और मैग्निफिकेशन के हाफ आने का मतलब कि साइज इसका हाफ होगा। तो अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर की थी तो ये साइड 5 सेंटीमीटर की होगी। इसी तरीके से फॉर द साइड AD कैलकुलेट करेंगे, बट साइड AD के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफरेंट है, -40 वो -40 है, फोकल लेंथ उसके लिए भी सेम रह रही है। और अब इससे V निकालेंगे कि V की वैल्यू इसके लिए कितनी बनती है, साइड AD के लिए -40/3 -40/3 -40/3, एंड देन उसका मैग्निफिकेशन भी निकालना होगा, -1/3 -1/3। अब इन दोनों का क्या मतलब हुआ, -40/3 और -1/3, इसका मतलब निकालें अगर, ऑब्जेक्ट का शेप। तो जो हमारा B', C' था ये 15 सेंटीमीटर पे बन रहा था, ये साइड आपकी 15 सेंटीमीटर पे आएगी। ये -40/3, माइनस का मतलब तो लेफ्ट साइड पर, और 40/3 का मैग्नीट्यूड 15 से कम आएगा, यानी कि AD की इमेज जो होगी वो B', C' के राइट साइड कहीं होगी, यहाँ कहीं पे होगी। और 1/3 साइज की होगी,
1/3 साइज का मतलब 10 सेंटीमीटर का 1/3 होगा वो। तो यहाँ कहीं पर 10/3 सेंटीमीटर साइज का इमेज फॉर एडी, और वो भी इन्वर्टेड इमेज आएगी। उसके भी इन्वर्जन में आने का मतलब ये होगा ए डैश का इमेज नीचे, ए की इमेज नीचे और डी की इमेज ऊपर। तो ये दोनों ट्रांसवर्स साइड्स की इमेजेस बन गई। ऑब्वियसली साइड CD की जो इमेज बनेगी, जो लॉन्गिट्यूडनल साइड CD है उसकी इमेज वो C डैश और D डैश के बीच में बनेगी, क्योंकि साइड CD का हर एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो जितने पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं उन सब की इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। और जो साइड AB है उसकी इमेज आपकी A डैश से B डैश तक के बीच में बनेगी, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री भी चेंज हो गई है। यहाँ पर स्क्वायर ऑब्जेक्ट की इमेज एक ट्रेपेजियम शेप में बनेगी, और अब अगर पूछा जाए कि एरिया ऑफ इमेज अपॉन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो क्लियरली वो m² नहीं होगा, बिकॉज ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम अमाउंट से मैग्नीफाई नहीं हो रहे। एक का मैग्निफिकेशन 1/2 आ रहा, एक का मैग्निफिकेशन 1/3 आ रहा। और इनफैक्ट ये C डैश से D डैश तक की लेंथ भी निकाल सकते हो, बिकॉज A डैश से D डैश का जो डिस्टेंस है वो 40/3 सेंटीमीटर है। 5/3 5/3 यानी ये लेंथ 5/3 है। तो अगर पूछा जाए कि CD का मैग्निफिकेशन कितना हुआ, ऑब्जेक्ट CD की मैग्निफिकेशन, तो प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन कहती है इमेज साइज बाय द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट CD इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, और CD की जो इमेज बन रही है C डैश D डैश वो 5/3 सेंटीमीटर की बन रही है। 1/6 सो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट CD, तो आंसर विल बी मैग्निफिकेशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट CD विल बी इमेज साइज 5/3 अपॉन द ऑब्जेक्ट साइज 10, 1/6। इज इट पॉजिटिव मैग्निफिकेशन और नेगेटिव मैग्निफिकेशन? Negative. फिगर के हिसाब से लग रहा है CD भी इन्वर्ट हुआ है। C Yes, पॉइंट sir. D के राइट साइड पर था और इमेज में C लेफ्ट है और D राइट है, इसमें भी इन्वर्जन हुआ है। सो आइडियली इट शुड बी माइनस साइन बिकॉज ऑफ इन्वर्जन। और A डैश B डैश का मैग्निफिकेशन पूछिए अगर कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ दिस साइड AB, तो मैग्निफिकेशन ऑफ साइड AB, उसके लिए पहले ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब A डैश B डैश की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। ओह, मेरे ख्याल से 5/3 5√2/3 आ रही है लेंथ ये वाली। Yes, sir. Yes, sir. 5√2/3 ये लेंथ आ रही है, तो दिस अपॉन 10 वो हो जाएगा शायद 1/3√2 आ जाएगा इसका मैग्निफिकेशन। 5√2/3 डिवाइडेड बाई 10, Yes, sir. और ये भी माइनस बोलेंगे बिकॉज यहाँ भी इन्वर्जन, लेफ्ट की इमेज राइट हो गई है, राइट की इमेज लेफ्ट साइड हो गई। तो चारों साइड्स के अलग अलग मैग्निफिकेशंस होंगे। और ये चीज अगर निकालनी हो इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ इमेज बाय द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्लियरली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का तो एरिया स्क्वायर के हिसाब से बन जाएगा 10², बट इमेज का एरिया ट्रेपेजियम के हिसाब से निकालना पड़ेगा, विच इज हाफ इंटू पैरेलल साइड्स आर 5 and 10/3, and this separation between them 5/3 again. Five upon 70. जो भी है मतलब ये इस तरीके से कर दें।
तो ऑब्जेक्ट का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होने से काफी आसान न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि उसमें सारी साइड सेम अमाउंट से मैग्नीफाई होती है। और ऑब्जेक्ट का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में अगर आ जाए ये वाला न्यूमेरिकल, तो इसमें फिर हमें हर इंडिविजुअल साइड के लिए अलग इमेज फॉर्म करनी पड़ेगी। हर इंडिविजुअल साइड के लिए यूवी फॉर्मूला लगाएंगे, हर इंडिविजुअल साइड का मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और इस तरीके से 1 by 1 कैलकुलेट होगा कि कौन सी साइड की इमेज कितने लेंथ की बनेगी। ज्योमेट्रिकली भी चेंज हो गया है, ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री बदल चुकी होगी, इमेज में वो किसी और ज्योमेट्रिकल शेप का दिखेगा। इसके बाद जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जो मैग्निफिकेशन और यूवी फॉर्मूले हैं, उस बेसिस पे कुछ ग्राफ पूछे जाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन याद आ गया। एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करके दीजिए, क्या आंसर आएगा। रेडियस ऑफ मिरर इसमें भी 20 सेंटीमीटर है, एंड कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन इट। कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन दिस मिरर, और उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिरर के बिहाइंड है at a distance of 20 centimeter. This point is at 20 centimeter. Complete the ray diagram. Complete the ray diagram. Complete the ray diagram का मतलब ये हुआ कि इनका यहाँ के रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ के रिफ्लेक्टेड रे कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी। तो अगेन द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और साइन कन्वेंशन। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइट साइड है, तो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेशन वाइज ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन। और ऑब्जेक्ट मिरर के पॉजिटिव साइड पर है और पोल से 20 सेंटीमीटर पर है। सो यहाँ पर u की वैल्यू रखेंगे प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज ऑलवेज, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, एंड रेडियस की हाफ। नाउ एक बार फिर से v निकालेंगे मिरर वाले फॉर्मूले से। -20/3. -20/3. Yes, sir. -20/3 विच मीन्स की, और v विच इज द इमेज डिस्टेंस, और इमेज की डेफिनेशन होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। Processed rays current. यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका इंटरसेक्शन नेगेटिव साइड पर और पोल से 20/3 सेंटीमीटर पर। तो रे डायग्राम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन होगा, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के जिस पॉइंट पर कट करेंगी वो पॉइंट पोल से 20/3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, और उसको इमेज भी कह सकते हो। ये इमेज कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हो। बेसिकली ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज पॉइंट ओ पर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, हाइपोथेटिकल तरीके से कराया गया है। तो ये सिचुएशन होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में प्रॉपरली इंटरसेक्ट हो रही है, और वैसे भी v नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारा रियल इमेज है। ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल बट द इमेज इज रियल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब यही होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि मिरर पर जो रे जा रही है, इंसिडेंट रे जो जा रही है मिरर के ऊपर, वो मिरर के आगे कहीं इंटरसेक्ट होने वाले थे, बट मिरर के आगे जहां वो इंटरसेक्ट होने वाले थे उसके पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो आपका इमेज वाला पॉइंट कहलाएगा।
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट डेफिनेशंस को क्लियर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। मतलब यहाँ से इस एग्जांपल से ये समझ में आ रहा है कि यू का साइन नेगेटिव भी आ सकता है और यू का साइन पॉजिटिव भी आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो। और इसी थ्योरी पर एक और न्यूमेरिकल याद आ रहा है जिसमें हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की इमेजेस दिखाते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की इमेजेस बाय द सिस्टम ऑफ टू मिरर्स। जैसे अगर हम दो मिरर्स यूज करें, एक हमने कॉनकेव मिरर यूज किया और दूसरा वाला कॉन्वेक्स मिरर यूज करें। मिरर 1 जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर लेते हैं, मिरर 2 जिसकी रेडियस r2 की वैल्यू लेते हैं 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स का सिस्टम और कॉमन एक्सिस है इनकी। ये भी हो सकता है कि एक्सिस ऊपर नीचे हो, फिलहाल के लिए कॉमन एक्सिस चूज कर रहे हैं। एंड सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट हमने इन दोनों के बीच में प्लेस किया हुआ है यहां पर, एंड वो ऑब्जेक्ट जो हमने रखा हुआ है वो सपोज 20 सेंटीमीटर पे, लेफ्ट साइड वाले मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है, राइट साइड वाले मिरर से ऑब्वियसली वो 10 सेंटीमीटर। टोटल सेपरेशन इज 30 सेंटीमीटर। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी इमेजेस बनेगी। जैसे पैरेलल प्लेन मिरर्स में हुआ था कि पैरेलल प्लेन मिरर्स में इनफाइनाइट इमेजेस बनी थी, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगर सेम एक्सिस पर दो मिरर्स रखोगे आप तो नंबर ऑफ इमेजेस आर इनफाइनाइट। कंसेप्ट सेम रहेगा पैरेलल मिरर्स में और स्फेरिकल मिरर्स में, सेम कंसेप्ट है। अगर सेम एक्सिस की दो मिरर्स है, क्योंकि लाइट बार बार इधर जाएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, फिर इधर से इधर आती है, लाइट लगातार ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस वैसे तो इनफाइनाइट बन गई। क्वेश्चन आपका ये है कि कंसीडरिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट m1, सेकंड रिफ्लेक्शन एट m2, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज formed after two reflections. Find the position of image formed after two reflections. The first reflection is at m1 and the second reflection is at m2. Find position of image formed after two reflections. First reflection m1 पर लेना है, उसके बाद second reflection m2 पर लेना है। तो अगर हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन m1 पर कंसिडर करें, अच्छा साथ में एक और पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की बजाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लें जिसका साइज 2 मिलीमीटर का है। ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? दो रिफ्लेक्शंस के बाद जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी कि रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी कि इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश बनेगी कि मैग्नीफाइड बनेगी, कितने साइज की बनेगी, लोकेशन क्या होगी उस इमेज की। तो इसमें करोगे ऐसे, पहला रिफ्लेक्शन क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट m1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट m1, इसका अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, पहला रिफ्लेक्शन m1 पर कंसिडर कर रहे हैं अगर, तो फिर u की वैल्यू और f की वैल्यू तो खैर रेडियस का हाफ होगा। रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, so हाफ ऑफ दैट इज 15। कॉनकेव है तो ये माइनस साइन ही रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो अगर हम पहला रिफ्लेक्शन m1 के साइड पर देख रहे हैं तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन m1 की साइड देखने का मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी रे लेफ्ट साइड पे जाएगी, और ऑब्जेक्ट की रे अगर लेफ्ट साइड पर जाएगी तो इस मिरर की लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड इज नेगेटिव। पहला रिफ्लेक्शन अगर m1 पे देख रहे हैं,
और उस हिसाब से u की वैल्यू रखेंगे -20। अब जरा कैलकुलेट करते हैं इससे v और m कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ v एंड वैल्यू ऑफ m, मैग्निफिकेशन, दोनों चीजें अपने आप बताओ, v की वैल्यू और m की वैल्यू। Sir, V -60. -60. -60. -60 या 16 मतलब, 60. और मैग्निफिकेशन -3. -3. फिजिकल मीनिंग क्या हुआ इसका, -60 -3 की फिजिकल मीनिंग। रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बन रही है। ठीक, तो उसको रे डायग्राम्स में अगर दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, अगर इसका रे डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे रे डायग्राम बनेगा वो? ठीक है, हम रे डायग्राम बनाने के लिए ये 20 और ये 10 को रिमूव कर रहे हैं। आप चाहो तो अलग डायग्राम बना सकते हो। रे डायग्राम ऐसे बनेगी, याद करें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का रे डायग्राम बनाने के लिए हम जो दो रे कंसिडर करते हैं, किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाना हो तो जो दो रे कंसिडर की जाती हैं उसमें से एक रे ले जाती है ऑब्जेक्ट के टिप से, ऑब्जेक्ट के टिप पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे दिखाते हैं। ये सब क्लास 10th में मिलेगा। रे ट्रेसिंग, रे ट्रेसिंग क्लास 10th का पार्ट है जिसमें ये समझाया जाता था कि रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाओगे वो रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर के फोकस पर पास करेगी, और इसका फोकस 15 सेंटीमीटर पर है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है इसको पास कराएंगे इस मिरर के फोकस के थ्रू, और एक रे हम और दिखाते थे इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक रे ये वाली दिखाते थे और एक रे हम दिखाते थे जो इस ऑब्जेक्ट के टिप से पोल पर जाएगी, और जो रे ऑब्जेक्ट के टिप से पोल पर जाएगी वो उतने ही एंगल नीचे रिफ्लेक्ट होगी। तो पैरेलल वाली रे को फोकस से पास कराएं, और जो रे पोल पर गई है उसको सेम एंगल पर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करें, और फिर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को आगे एक्सटेंड करते हो। और अगर ये सेकंड वाला मिरर ना होता हमारे सामने, अगर सिर्फ यही मिरर होता, सेकंड वाला मिरर होता ही नहीं, तो ये दोनों रेज जो पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, अगर ये मिरर ना होता तो ये रे आगे कंटिन्यू होती और आगे जा करके किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते ये दो, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस ऑब्जेक्ट, अगर ए बी नाम देते इसको, तो पॉइंट ए की इमेज दिखाते हैं ए डैश करके, और बी की इमेज इसके सामने ऊपर बी डैश, और इस तरीके से पूरा इन्वर्टेड इमेज का रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन तब है जब हम M2 मिरर को कंसिडर नहीं कर रहे, और यही आपका V -60 आ रहा है, मतलब ये जो A डैश B डैश है ये आपके फर्स्ट मिरर से 60 सेंटीमीटर पर है। और -3 के जो मैग्निफिकेशन आ रही है उसका मतलब ये हुआ कि जो A डैश B डैश है जो कि इमेज ऑफ AB है, अगर ये 2 मिलीमीटर है तो इसका मतलब ये उसका 3 टाइम्स लार्जर यानी कि 6 मिलीमीटर साइज की इमेज। बट एक्चुअल में ये इमेज फॉर्म होगी नहीं, ये इमेज फॉर्म इसलिए नहीं हो पाएगी कि मिरर की वजह से वापस रिफ्लेक्शन, ये जो रेज हैं जो सेकंड मिरर पे फॉल हुई है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होंगी। और अब एक बार फिर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करने जा रहे हैं। जो सेकंड रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन एट M2, तो इस सेकंड वाले मिरर के लिए जो रे इंसिडेंट है फॉर द सेकंड मिरर, ये दोनों रेज आपकी इंसिडेंट रेज हैं। डेफिनेशन कहती है कि इंसिडेंट रेज जहां पर इंटरसेक्ट होने वाली थी या जहां पर वो इंटरसेक्ट हुए हैं वही चीज ऑब्जेक्ट है। तो फॉर दिस सेकंड मिरर दीज टू आर इंसिडेंट रेज, जो
राइट साइड पे जा रहे हैं, इंसिडेंट रेज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो साइन कन्वेंशन देखें अगर, तो ये वाली रे इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, इसके हिसाब से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। और जो ये इंसिडेंट रेज हैं ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे ए डैश, ये चीज एज ऑब्जेक्ट माना जाएगा फॉर द मिरर M2, यानी कि ए डैश बी डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर M2, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। और ऐसे में जब मिरर M2 के लिए U की वैल्यू रखेंगे, फॉर M2 U की वैल्यू, तो हम ए डैश बी डैश का डिस्टेंस देखेंगे पोल P2 से, कि ए डैश बी डैश इस P2 से कितने डिस्टेंस पर है। +30 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड है वो, तो यहाँ पर U की वैल्यू +30। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि लोग सोचते हैं कि U हमेशा नेगेटिव रहता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि U हमेशा नेगेटिव साइन का रहेगा, कहीं पर नेगेटिव भी है, कहीं पर U पॉजिटिव भी है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है या रियल है। फोकल लेंथ इसकी कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, कैसी भी रेज आ रही हो, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहते हैं, और रेडियस का हाफ 10 सेंटीमीटर। अब इसका बार फिर से V निकालेंगे मिरर वाले फॉर्मूले से, +15 है जी, +15 V +15, 15 है कि 50, ये से 15 15 और मैग्निफिकेशन फॉर दिस सेकंड मिरर, ये तो पहले वाले मिरर का था M1, सेकंड मिरर की माइनस मैग्निफिकेशन, तो फॉर्मूला है -V/U का, तो माइनस V जो सेकंड मिरर से कैलकुलेट हो रहा है, V कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेकंड मिरर, +15 आ रहा है, और U फॉर द सेकंड मिरर, ये दिस इज U, इसको U1 कर लेंगे, इसको U2 कर लीजिए, तो U2 रखेंगे यहाँ पर +30, और ये वैल्यू बनेगी -½ अब इसका क्या मतलब है कि V प्लस में आ रहा है और M माइनस में आ रहा है, पर वो राइट साइड बनेगी और पॉजिटिव इज ऑन द राइट साइड, प्लस इज ऑन द राइट, तो V के प्लस आने का मतलब इस मिरर के राइट साइड पर इमेज है, 15 सेंटीमीटर है पोल P2 से वो, और माइनस के आंसर आने का मतलब इन्वर्टेड इमेज है। तो जो वो फाइनल रे डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, P2 से 15 सेंटीमीटर राइट साइड जाए, और इन्वर्टेड किसके रिस्पेक्ट में, AB के रिस्पेक्ट में या फिर A डैश B डैश के रिस्पेक्ट में, A डैश A B dash डैश B dash हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको फिर से इन्वर्ट करेंगे, मतलब जो नीचे चला गया था फिर ये ऊपर हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये सब कुछ इसलिए होगा, अच्छा ये वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है, एक और क्वेश्चन, जो फाइनल इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुअल? फाइनली V प्लस में आ रहा है, V का Virtual पॉजिटिव बनेगी। साइन, वर्चुअल इमेज बोलोगे, फाइनल इमेज इज वर्चुअल बिकॉज फाइनली V इज कमिंग एज पॉजिटिव वैल्यू, और मिरर्स के केस में जब भी V पॉजिटिव आएगा वो वर्चुअल इमेज। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो डायग्राम एक्चुअली, ये दोनों रेज क्या होंगी, इस कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, और ये दोनों रेज कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे कुछ ऐसे, और ये दोनों रेज जब कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे, इनको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं जाकर के इंटरसेक्ट होंगे, एंड दिस इज फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश करते हैं। और वर्चुअल इमेजेस में एक्चुअली बोर्ड के लेवल की अगर हम बात करें तो रे डायग्राम्स में जो रेज होती है वो डॉटेड लाइन से ही दिखाई जाती है। दिस A डबल डैश B डबल डैश विच इज द फाइनल इमेज, वर्चुअल इमेज, और A डैश B डैश के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप कहोगे इरेक्ट इमेज बन रही है।
हमारा फाइनल आंसर हम ये बोलेंगे दैट फाइनली देयर इज इरेक्ट इमेज, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं रिलेटिव टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेम साइड पर बन रही है। और 1/2 जो मैग्निफिकेशन का अमाउंट आ रहा है वो ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो ये अगर 6 मिलीमीटर का है ओवरऑल तो फिर मैग्नीफाई हुई है। 3 मिलीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये बनेगा कि आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला रिफ्लेक्शन M1 पर हुआ है, दूसरा रिफ्लेक्शन M2 पर हुआ है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन आंसर ये देंगे वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, क्योंकि हम कंपेयर इससे करेंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से। एंड व्हाट इज द ओवरऑल मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन ओवरऑल कितना हुआ? ओवरऑल मैग्निफिकेशन का मतलब, ओवरऑल मैग्निफिकेशन का मतलब ये जो इमेज बनी है ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स लार्जर है? 3/2 3/2 एंड इट इज प्लस 3/2। इरेक्ट इमेज बनी हुई है, सेम साइड पर है, और साइन कन्वेंशन कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव वैल्यू का रेशियो लेंगे तो वो 3/2 ही आएगा प्लस में। तो फाइनल आंसर एक बार फिर बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर एक डाउट है हाँ सर, जैसे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से लेंगे एबी के हिसाब से, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो इस वर्चुअल रिपोर्ट का दोनों रिफ्लेक्शन के हिसाब से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आई, आवाज ही नहीं आ रही, नेटवर्क इश्यू कुछ है। कोई और इसकी बात कम्युनिकेट कर दो जो। सर हाँ सर एक तरफ हम सारे रिजल्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिख रहे हैं, तो सर फिर वर्चुअल इमेज क्यों लिख रहे हैं? अच्छा खुद देखो, ये जो ए डैश बी डैश है उसकी प्रेजेंस कहाँ पर है? उसकी प्रेजेंस आपकी इस मिरर के पॉलिश वाली साइड पर है ना। ये सर आप खुद सोचिए ना, आप कॉमन सेंस लगाइए कि मिरर की एक्चुअल में वहाँ पे पॉलिश रेस जा ही नहीं पाएंगी, मतलब उधर नहीं बनेगी। मिरर की पॉलिश्ड वाली साइड पर कौन होता है? कोई भाई, हम ये- मिरर दीवार पे टांग देते हैं, पॉलिश वाली साइड तो छुपी होती है, उधर कुछ है थोड़ी। ये सर देखो इस तरह से मतलब मैं एक फिर बोल रहा हूँ, पेपर्स में क्या होता है जब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंगल मिरर वाले और सिंगल रिफ्लेक्शन वाले तो आसान होते हैं, वो आते भी नहीं है क्योंकि वो क्लास 10th वाले पोर्शन है। इनमें मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो क्या करना होता है जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो, ग्लास स्लैब्स वगैरह, ये जो कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स बनते हैं, पहली चीज तो ये होगी कि जब जिस टाइम जिस मिरर पर रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हो आप, जब हम M1 पर रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन M1 के इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। जब हम M2 पर रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे तो M2 पर जो रे इंसिडेंट हो रही है उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन देखा जाएगा। दूसरी बात, अगर एक रिफ्लेक्शन के बाद अगला रिफ्लेक्शन आ रहा है या आगे लेंसेस में एक रिफ्रैक्शन के बाद अगला रिफ्रैक्शन जब आए, तो रूल यही बन रहा है कि पहले वाले रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी थी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म हुई थी, उसी इमेज को उसके आगे वाले रिफ्लेक्शन के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम किया जा रहा है। इमेज एट फर्स्ट रिफ्लेक्शन विल बिहेव लाइक, विल बी कंसीडर्ड लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्लेक्शन। और ऑब्जेक्ट कंसीडर करना और एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होने में फर्क है। When we are considering A dash B dash as an object, considering A dash B dash as an object for this mirror, it does not mean that the rays are coming from A dash B dash. ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रेज ऑब्जेक्ट से आती है। हम क्या कह रहे हैं, रेज ऑब्जेक्ट की तरफ जाती भी है, रियल ऑब्जेक्ट से रेज आती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ रेज जाती है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं, मतलब कुछ लोग का ये भी कंफ्यूजन होता है कि इफ A dash B dash is considered as object, so rays must be coming from this side.
एंड व्हेन द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो यही हमारा डिफरेंस है बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट मतलब विच इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज सिंक ऑफ द लाइट, वहां पर लाइट रेज जा करके मिलती है। साइनिंग कन्वेंशंस को बहुत क्लियर तरीके से, और इसके बाद जो हम कह रहे हैं कि जो आपका फाइनल इमेज बन रहा है उसका नेचर को डिफाइन करना होगा। जब नेचर ऑफ फाइनल इमेज, तो रियल एंड वर्चुअल के लिए जब डेफिनेशन देना चाहते हो कि फाइनल इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि फाइनली आपका जो वी आया है उसका साइन क्या है। रियल और वर्चुअल नेचर देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर ही नहीं कर रहे, हमें सिर्फ एक काम करना होता है, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वी का साइन चेक करोगे आप, पॉजिटिव साइन वर्चुअल और नेगेटिव साइन रियल, तो इतना ही काम करना है। हाँ, इन्वर्टेड और इरेक्ट देखने के लिए, रियल वर्चुअल के लिए वी का साइन, इन्वर्टेड और इरेक्ट देखना है अगर, तो आपको ओवरऑल मैग्निफिकेशन का साइन चाहिए। और एक और बड़ी बात है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन की ओवरऑल वैल्यू वो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस की प्रोडक्ट आएगी। पहला मैग्निफिकेशन -3, दूसरा मैग्निफिकेशन -12, m1 इंटू m2 वो अपने आप आपका +3/2 आ जाएगा। तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस और सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस, ये बार बार रिफ्रैक्शन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मिरर में हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेंसेस में टाइम नहीं लगाएंगे। हम लेंस में खाली यूवी फॉर्मूला बदल देंगे, बाकी सारा कंसेप्ट ये रहने वाला। तो रियल और वर्चुअल के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, फाइनल वाले वी, फाइनल जो वी कैलकुलेट हुआ है उसका साइन चेक करना है। इरेक्ट और इन्वर्टेड के लिए ओवरऑल मैग्निफिकेशन का साइन चेक करना है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा तो इरेक्ट इमेज है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा इन्वर्टेड इमेज है। तो क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है इसमें? क्लियर जैसा। जी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये जो रेज कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्ट हुई है, ये रेज वापस कॉन्केव पे चली जाती, तीसरा रिफ्लेक्शन होता। आप जरा हमें बताओ तीसरे रिफ्लेक्शन के लिए यू क्या रखोगे, कंसीडरिंग थर्ड रिफ्लेक्शन अगेन m1 पर। खैर इतना ही बता दीजिए, यू क्या रखेंगे? -90 कैसे? A डबल डैश B डैश डबल डैश करके ना ऑब्जेक्ट, A डबल डैश B डबल डैश 15 सेंटीमीटर पे है यहाँ से। सर -40। माइनस, अगर हम तीसरा अरे नहीं रिफ्लेक्शन सर, लेते वो तो 60 बनेंगे तो सेंटीमीटर इनफाइनाइट इमेजेस, बनेंगे इनफाइनाइट इमेजेस। प्लेन मिरर में इमेजेस बनने का एक पैटर्न बना था। प्लेन मिरर में जितनी इमेजेस थी वो एक डेफिनेट पैटर्न के हिसाब से बन रही थी, बट स्फेरिकल मिरर्स में कोई पैटर्न नहीं बनता, तो बनेंगे इनफाइनाइट इमेजेस। अब फिर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं ये वाली रे तो मिरर के ऊपर जाएगी ही नहीं, मिरर छोटा है और ये रे नीचे से निकल जाएगी, तो उसका फिर मेरा वही आंसर होगा कि पैरा एक्सल रेस मानिए, ये रे बहुत कम एंगल पर मानो। तो अगर ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुई है, अगर ये वापस इस मिरर पे गिरेगी तो ना यही रेज इस मिरर के लिए इंसिडेंट का काम करेंगी, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ए डबल डैश, जिसका डिस्टेंस P1 से, P1 -45 वाली साइड से जिसका डिस्टेंस 45 आएगा शायद। ये सर ऑब्जेक्ट Yes, के लिए sir. 145 हो। दोनों मिरर 30 सेंटीमीटर पे थे, ये डिस्टेंस दिया हुआ था स्टार्टिंग में 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम तीसरा रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे तो u की वैल्यू 45 रखेंगे, और वो +45 रखेंगे या -45 रखेंगे? माइनस। माइनस और फोकल लेंथ -15 रखेंगे। बट क्या होता है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। स्फेरिकल मिरर्स में हम 2, 3, 4 इमेजेस तक जब पहुंचते हैं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी होने लगती है।
इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 रिफ्लेक्शन या बहुत ज्यादा वर्स्ट न्यूमेरिकल आएगा तो 3 रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। अभी आप जो खुद से न्यूमेरिकल लगाओगे तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आएगा, प्लस और माइनस को लेकर के, साइन कन्वेंशन को लेकर। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, M1 M2 का मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मिरर्स में ग्राफ का कुछ पार्ट आएगा, और ग्राफ पूछते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, कैसा ग्राफ बनेगा कॉनकेव मिरर के लिए। अ ग्राफ बिटवीन V एंड U फॉर कॉनकेव मिरर, जिसके ऊपर क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होंगे टर्म 2 के लिए, वो सारे एक्सपेरिमेंट ग्राफिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड U फॉर कॉनकेव मिरर, प्लॉट अ ग्राफ फॉर V एंड U फॉर कॉन्वेक्स मिरर, लेंस एंड हेंस फाइंड द फोकल लेंथ। तो ग्राफ कैसे बनेंगे V और U के बीच? तो एक बार जरा कॉनकेव मिरर की टाइम पर अगर हम याद करें, और ये हम मैं प्रूफ नहीं करने वाला इसको, क्लास 10th में बहुत सारे रे डायग्राम्स बनाए जाते थे ये बताते हुए कि पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक टेबल बनाई जाती थी। वो एक टेबल कहते थे कि जब ऑब्जेक्ट और यहाँ पर उसकी इमेज की पोजीशन बताते थे। सबसे पहले कहते थे कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, बिटवीन द पोल एंड फोकस, उसकी इमेज कहाँ बनती है, विद रे डायग्राम्स बताते थे इसको। फिर अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तब कहाँ इमेज बनती है, और ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी हो तो कहाँ पर इमेज बनती है। उठाइए क्लास 10th अपना पढ़िए। पोल और फोकस के बीच में कॉनकेव मिरर के टाइम पर अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो ये कहा जाता था कि बिहाइंड मिरर इमेज बनती है। पीछे बनती है। बिहाइंड मिरर वर्चुअल होती है और मैग्नीफाइड होती है। बिहाइंड मिरर वर्चुअल, मैग्नीफाइड। फोकस और सेंटर के बीच में जब रखोगे एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यहाँ कहीं पर, तो उसकी इमेज बनती थी बिहाइंड सी। हाँ, मतलब कि सेम साइड बनती थी, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनती थी। यस सर। और बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी बनती थी, रियल होती थी, इन्वर्टेड होती थी, और साइज उसका जो होता था मैग्नीफाइड था। यस सर। मैग्नीफाइड किसी भी क्लास 10th की बुक में मिल जाएगा, तुम लोगों ने भी बनाए होंगे, ऐसा नहीं होता। सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने ये रे डायग्राम्स बनाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रे रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज भी इमेज भी वहीं पे सेंटर पे ही बनती है। बनती है। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, सेम साइज और सेम साइज की होती है। और फाइनली जब सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश। हाँ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसी बेस पे ग्राफ बन जाएगा। कंसीडरिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, right side of the mirror is positive and left side of this mirror is negative, plus minus.
और अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट पोल पे ही रखा जाए, एट पोल रखे या पोल के काफी क्लोज रख दे, ऑब्जेक्ट वेरी वेरी क्लोज टू द पोल, infinity. पोल के काफी क्लोज, ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस पोल। इमेजिन करिए अर्थ का एग्जांपल लो, अर्थ विच इज परफेक्टली, अर्थ स्फेरिकल है, हम लोगों को वो प्लेन दिखता है क्योंकि हम लोगों की हाइट, हम पर्सन्स की हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेयर में इतनी छोटी है कि वो स्फीयर हमें एक प्लेन दिखता है। ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू दिस पोल, उसकी नजर में ये स्फीयर एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। और फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, 1/v + 1/u is 1/f। if object is at this pole, which means u is 0, प्रूफ कर सकते हो v भी 0 आएगा। और लॉजिकली भी बोल सकते हैं कि नियर टू, वेरी क्लोज टू द पोल, वेरी वेरी क्लोज टू दिस पोल, that distance will be so small that the radius is almost infinite type and we can consider it as a plane mirror। और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर लगा सकते हैं। अच्छा, ग्राफ जो बनेगा उसमें साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में कहीं रख रहे होंगे तो ये चीज u की नेगेटिव साइड पे दिखाई जाएगी। तो u की नेगेटिव साइड यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर हम एक -f का पॉइंट दिखाएंगे और सेंटर पर हम -2f का पॉइंट दिखाएंगे। Starting at pole, object is at this pole, which means कि u is 0, and when the object will be at a pole, the image will also be at the pole। यानी कि जब u 0 होगा तो v भी 0 होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन मिलेगा आपको। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, अच्छा एक और चीज होती है, फोकस पर जब जाते हैं तो इमेज कहाँ दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट Infinity फोकस। पे। Infinity. तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ जाए, पोल से फोकस की तरफ, तो बिटवीन P एंड F इस मिरर के बिहाइंड इमेज बनेगी, यानी कि जो V होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा। Positive। और जैसे जैसे पोल फोकस पे पहुंचते जाएंगे V इनफाइनाइट होता जाएगा। तो यहां से जैसे जैसे -f की तरफ जाएगी, V की वैल्यू को अप्रोच कराएंगे +∞ की तरफ। और जैसे ही फोकस के दूसरे साइड निकलेंगे आप, जैसे ही फोकस के लेफ्ट साइड पहुंच जाएंगे तो आप आ गए बिटवीन F एंड C वाले केस में। और फोकस के जस्ट लेफ्ट साइड पहुंचने का मतलब बिटवीन F एंड C। अब जो इमेज बनेगी वो मिरर के इसी साइड पर बनेगी, यानी कि V का साइन नेगेटिव हो चुका है। तो फोकस पर एक डिसकंटिन्यूटी होगी फ्रॉम +∞ टू -∞। मतलब फोकस के जस्ट राइट साइड पर V इज +∞, क्योंकि फोकस के जस्ट राइट साइड का मतलब ये वाला केस है, और फोकस के जस्ट लेफ्ट साइड का मतलब सेकंड वाला केस है। एक में पॉजिटिव V है और एक में नेगेटिव V है, यानी कि फोकस पर डिसकंटिन्यूटी है -∞। -2f का मतलब रेडियस। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस u नेगेटिव होगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकस होगा, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो होगी। वो भी वहीं पर। 2f यानी जब u -2f होगा तो v भी -2f होगा, इसके करस्पॉन्डिंग v भी -2f आएगा। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट C को क्रॉस करके इनफाइनाइट पे चला जाए,
तो इन्फिनिटी की इमेज फोकस पर आएगी। तो जैसे जैसे यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इमेज फोकस पर, वो भी -f पर, क्योंकि एक बार फोकस की लेफ्ट साइड आप पहुंच गए तो इन सारे केसेस में सेम साइड इमेज बनती है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएंगे। ये पॉइंट आपका -2f, -2f है, और जब u इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी के पास ग्राफ -f को अप्रोच कर रहा है। ये यूवी ग्राफ है फॉर कॉनकेव मिरर। सॉरी, स्क्रीन थोड़ी सी कट है। इस तरीके के यूवी ग्राफ आएंगे फॉर कॉनकेव मिरर्स। ग्राफ में भी साइन कन्वेंशन है, और लेबोरेटरीज में यही ग्राफ प्लॉट करना होता है, और इस ग्राफ के बेस पर फोकल लेंथ निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे? ग्राफ के बेस पर फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे? हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन प्लॉट करेंगे y=x की, 45 डिग्री के स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और ये ऑब्वियस है कि अगर यहाँ 45 डिग्री के एंगल पर, यानी कि स्लोप ऑफ 45 डिग्री लेकर के अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो वो इस पॉइंट से जरूर क्रॉस करेगी। तो पहले हम लोग u और v की डेटा के बेस पर, u और v के डेटा के बेस पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं y=x, और ये लाइन ग्राफ के जिस पॉइंट को कट करती है उससे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर 2f वैल्यू है और यहाँ पर 2f वैल्यू है। तो ग्राफ पेपर की जो ये लेंथ होती है, ग्राफ पेपर की ये लेंथ, उस लेंथ से मालूम चलता है कि मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। और यही ग्राफ अगर कॉन्वेक्स मिरर में प्लॉट करना हो, जैसे हमने कॉनकेव के लिए प्लॉट किया है, अगर सिमिलर ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्लॉट करना हो, फिर से क्लास 10th का रिव्यू करिए। कॉन्वेक्स मिरर में इतने केसेस नहीं बनते। कॉन्वेक्स सारे वर्चुअल होते हैं में। सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं, सारी इमेजेस स्मॉलर साइज की बनती हैं, मिरर के बिहाइंड बनती है। हाँ सर। कॉन्वेक्स मिरर में, अब प्रूफ तो नहीं कराएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को चाहे जितनी मर्जी डिस्टेंस पे रखो, पोल से जितने डिस्टेंस पे भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में दिखता है, बिटवीन पी एंड एफ दिखाते हैं, और वो इमेज हमेशा छोटी होती है, वर्चुअल होती है। यानी कि इस केस में v हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, v कभी नेगेटिव साइड नहीं जाएगा। कभी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमेज इधर बन जाए, जबकि u हमेशा नेगेटिव रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम u=0 वेयर v इज ऑल्सो 0, ओरिजिन पॉइंट, नाउ u विल ऑलवेज बी नेगेटिव वैल्यू। रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर मतलब u की वैल्यू -∞ दिखाएं जब, उस समय भी इमेज आपकी फोकस पर होगी और राइट साइड ही होगी। इमेज हमेशा राइट साइड ही होगी, +f। यानी v हमेशा +f तक जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा अप्रोचिंग कर्व्स। कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमेज जो है वो पोल फोकस को क्रॉस करके कहीं और बन जाए, इधर बन जाए चाहे इधर बन जाए। 10th की बुक से आप देखो इसको, डिफरेंट केसेस के ऑब्जेक्ट की इमेज की लोकेशंस कहाँ कहाँ पर दिखाई गई हैं, और विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स प्रूफ होता है। तुम लोग एक बार कह रहे थे ना कि 10th में रे डायग्राम बनाते बनाते हम लोग बोर हुए थे, बहुत ज्यादा रे डायग्राम बनाने होते थे। वो यही वाले रे डायग्राम्स थे सारे। इसी बेस पर ग्राफ निकाल सकते हो, क्योंकि ग्राफ के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हमें समझ ही नहीं आता। ये टेबल हेल्प कर देती है ग्राफ बनाने में। और इसी तरीके से अगर मैग्निफिकेशन के ग्राफ ले,
अगर कहा जाए कि मैग्निफिकेशन और यू के बीच में कैसा ग्राफ आएगा फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन और यू के बीच का ग्राफ, ये ग्राफ कॉनकेव मिरर का है, ये ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर का है। अब मैग्निफिकेशन और यू के बीच में ग्राफ अपने आप देखो यहाँ पर, जब u 0 है, u 0 ये टेंडिंग टू 0 है, व्हेन u इज 0 और टेंडिंग टू 0, स्फेरिकल मिरर विल बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर्स में मैग्निफिकेशन वन का होता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है, सेम साइज की इमेज बनती है। तो u 0 पर मैग्निफिकेशन 1, u 0 का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया। और बाकी कॉनकेव मिरर याद करिए, बिटवीन p एंड f, बिटवीन p एंड f का मतलब u की वैल्यू -f तक दिखाएंगे, यहां से -f के बीच में। और आंसर क्या बोलता है, वर्चुअल, मैग्निफाइड और इरेक्ट इमेज भी होती है। मैग्निफाइड मतलब m की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, और इरेक्ट इमेज बनती है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, और वो 1 से इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। और जब बिटवीन f और c वाला केस आएगा, बिटवीन f एंड c का मतलब u वाली एक्सिस -f से -2f जाएगी। नेगेटिव हो जाएगा मैग्निफिकेशन, लेकिन 1 से नहीं, हाँ, तो इसमें क्या आ रहा है बिटवीन f एंड c में, इन्वर्टेड इमेज है, मतलब m नेगेटिव होना चाहिए, और मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, m नेगेटिव है बट मैग्नीफाइड है, मतलब कि वैल्यू तो माइनस में जाएगी लेकिन 1 से ज्यादा होगी, न्यूमेरिकली 1 से ज्यादा होगा। मॉड तो -f पर इसको पहले तो डिसकंटिन्यू करिए, -∞ पे जाइए, और जब -2f तक जाएंगे, -2f पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की इमेज बन रही है, तो -2f के करस्पॉन्डिंग इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो -1 आएगा, तो -∞ से -1 की तरफ जाए, एंड देन ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो बड़ा कॉमन सेंस है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स की इमेज का साइज 0 होगा। प्लैनेट्स और स्टार्स जो हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट 0 साइज के दिखते हैं, बिकॉज दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। इन्फिनिटी के किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई साइज नहीं आएगा, उसके इमेज में कोई साइज नहीं आएगा। और फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, v/u था, v/u, u इनफाइनाइट हो गया तो मैग्निफिकेशन 0, तो मैग्निफिकेशन के ग्राफ को भी याद करना आसान है, और एक्चुअल में ये सब हाइपरबोलिक कर्व्स हैं। कॉन्वेक्स मिरर में अगर m और u के ग्राफ की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में u और f का ग्राफ, u और v, सॉरी, m और u का ग्राफ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, जिसके अंदर इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होती है, हमेशा ही वर्चुअल होती है, हमेशा ही इरेक्ट होती है। -1 से छोटी, इरेक्ट इमेज है कॉन्वेक्स मिरर, 1 से छोटी, 1 कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ियों में लगाए जाते हैं, साइड मिरर्स जो होते हैं हमारे स्कूटर बाइक्स में, सब चीजें छोटी छोटी दिखती हैं उसमें, यस वही कॉन्वेक्स मिरर है। छोटी इमेजेस बनती हैं, एरिया ज्यादा कवर करते हैं वो। तो चाहे u की कोई भी वैल्यू ले लो, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बननी है, हमेशा इरेक्ट इमेज बननी है, छोटी बननी है। तो हाईएस्ट मैग्निफिकेशन विल बी 1 जब u 0 होगा, क्योंकि वहां पर वो मिरर प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की तरफ, ये 1 से डिक्रीज करके 0 की तरफ, रिमेनिंग पॉजिटिव एट ऑल द टाइम्स। यही एक तरीका है इन ग्राफ्स को मेमोराइज करने का।
एक बार प्रैक्टिस अपने आप करना है इन ग्राफ्स को बनाने की। जैसे हमने बताया जिस टेबल के बेस पर हमने ये ग्राफ प्लॉट किया उस टेबल के बेस पर खुद से भी ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सिमिलर ग्राफ हमें लेंसेस में बनाने हैं। ये दोनों कॉनकेव के ग्राफ हैं, ऊपर के दोनों ग्राफ कॉनकेव के हैं और ये दोनों कॉन्वेक्स के ग्राफ हैं। बाकी एग्जाम्स में अपने आप देख सकते हो कि अगर आपसे मॉड ऑफ वी वर्सेस मॉड ऑफ यू ग्राफ ले, तो किसी ग्राफ के मॉड फंक्शन को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैथ्स का कंसेप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर में मॉड एम वर्सेस यू ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो एम वर्सेस यू ग्राफ है। इफ वी टेक द ग्राफ बिटवीन मॉड ऑफ एम वर्सेस यू ग्राफ, क्या करोगे इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन वर्सेस यू, कुछ करते रहिए मैथ में, ग्राफ का कौन सा पोर्शन रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसमें? तो नेगेटिव साइड नेगेटिव वाला ऊपर आ गया, नेगेटिव वाला ऊपर। इसको ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दे, तो ये दोनों मिलकर के मॉड एम के ग्राफ हो जाएंगे, वो मैथ के कंसेप्ट हो जाएंगे। मेरे तो ऑब्जेक्टिव पेपर पे हमें भी नहीं मालूम होता कि कौन सा ग्राफ पूछेंगे वो लोग। तो हम लोगों ने जो ग्राफ लिया है वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस बनाए हैं, और क्वेश्चन में अगर कहते हैं कि ग्राफ बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स या ऐसी कोई लैंग्वेज है तो अपने आप एडिट करना पड़ेगा। तो अब इसमें के बाद मिरर्स में रह जाता है हमारा वो चीज, मिरर्स में काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट, यानी कि वेलोसिटीज इन मिरर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन द मिरर, बट वो कल करेंगे।